हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 360 एजुकेशन क्लास। माय नेम इज़ विवेक कुमार गुप्ता एंड आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे फंडामेंटल राइट्स जो है उसके आर्टिकल्स के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आइए रिविजन कर लेते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या हेडिंग्स है उस पर सिर्फ फोकस करेंगे। इसमें पहला एक लाइन लिखा है, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाई the Constitution of India to protect the liberty, equality and dignity of individuals। अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूँ, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का मतलब डिग्निटी की रक्षा करता है। तो फंडामेंटल राइट्स किन तीन वर्ड्स की सुरक्षा करता है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी। सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में डिफाइन किया गया था? पार्ट 3। तो ये याद रखेगा, फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस पार्ट में? 3 में। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल्स, इसमें कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 है, याद रखिएगा। 12 से 35 डील करता है फंडामेंटल राइट से, या इसको हिंदी में बोले अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट लाइन है, इंस्पायर्ड कहाँ से हुआ है, किस कंट्री से हुआ है? मेनली बाय द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएसए। तो फंडामेंटल राइट्स पूछे कि किस कंट्री से एडॉप्ट किया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सियर बाय कोर्ट। इसका मतलब होता है कोर्ट में इसके अगर कोई वायलेशन करता है, कोर्ट में इसके के अगेंस्ट आप जा सकते हो। मतलब अगर कोई का सरकार या कोई व्यक्ति, कोई संस्था अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो कोर्ट में इस पर क्लेम किया जा सकता है। मतलब कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा, अगर आपका वायलेशन हो रहा है तो प्रोटेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आते हैं। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ थे? 12 से 35 है। तो अब आर्टिकल पूछेगा कि किस आर्टिकल में कौन सा पॉइंट डिफाइन किया गया है? तो आर्टिकल जो 12 है डिफाइन किया गया स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब है राज्य की भाषा। ठीक है। तो आपको सीधा रटना है, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं कि भाई 12 में क्यों रखा गया, तो सीधे सीधे आप रट लीजिए। 12 में किसके बारे में डिफाइन किया? डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। आर्टिकल 13 जो है वो लॉ ऑफ इनकंसिस्टेंट विथ FR फंडामेंटल राइट्स, मतलब वाइड। ठीक है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होगा। मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई सरकार, कोई राज्य का सरकार या केंद्र सरकार बनाती है तो वो नल एंड वाइड कहलाएगा, मतलब वो लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो किस आर्टिकल में है? वो 30 में है। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल, एक रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा 14 to 18, मतलब 14 से 18 के बीच में जितने आर्टिकल्स है वो किससे संबंधित है? राइट टू इक्वालिटी। ये याद रखिएगा, 14 से 18 किस आर्टिकल तक कहा गया है, मतलब किस आर्टिकल किसके बारे में कहा गया? राइट टू इक्वालिटी, या हिंदी बोले समानता का अधिकार। आपको नेक्स्ट रखना है आर्टिकल 19 से 22, 19 to 22 किसके बारे में कहा गया? राइट टू फ्रीडम के बारे में कहा गया है। ठीक है। आर्टिकल 23 to 24 जो जिसमें 23 और 24 मतलब 2 आर्टिकल है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई अगर आपका शोषण कर रहा है तो उस किस आर्टिकल के तहत आएगा? 23 और 24 के बीच में आएगा। आर्टिकल 25 से 28 जो है वो किससे संबंधित है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब जो धर्म की स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया? 25 से लेकर 28 तक के बारे में डिफाइन किया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 29 to 30, मतलब 29 से 30 में किसके बारे में डिफाइन किया गया है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये एजुकेशन वो पढ़ाई वाला नहीं है, एजुकेशनल राइट में यहाँ संस्कृति और शैक्षिक अधिकार के बारे में दिया गया, मतलब अपने कल्चर को प्रसार प्रचार करने के लिए। और आप देखेंगे मिस हो रहा है यहाँ पे आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है क्योंकि आर्टिकल 31 में राइट टू एसेट्स के बारे में था, राइट टू एसेट्स के बारे में था, तो उसको यहाँ से अमेंडमेंट करके उसको हटा के उसको शिफ्ट कर दिया गया। आर्टिकल 300 आई थिंक ए है। ठीक है। अभी आगे बताएंगे इसके बारे में। और फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 32 किसके बारे में है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब अगर ऊपर से लेकर 12 से लेकर पूरा 30 तक के मैंने कहीं पे वायलेशन होता है उसका प्रोटेक्ट करने का अधिकार जो कोर्ट में को मिला है वो है आर्टिकल 32 में डिफाइन किया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब स्टेप बाय स्टेप डीप लेवल पे चलेंगे। पूछता है राइट टू इक्वालिटी जो 14 से 18 के बीच में डिफाइन किया गया है, इसमें किस तरह की इक्वालिटी की बात किया गया है? तो आर्टिकल 14 है, देखिए 14 से 18 तक पहुंचना है तो पहला है आ जाता है 14। ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ, कानून के समय कानून के समक्ष समान होंगे, मतलब सभी व्यक्ति, ठीक है, चाहे अमीर गरीब किसी भी जात पंथ का हो, वो सब कानून के सामने समान होंगे। ठीक है। समान तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अमीर के साथ अलग, हालांकि ग्राउंड लेवल पे तो ये आप देखते ही होंगे कि अमीर को छोड़ दिया जाता है, गरीब को पकड़ लिया जाता है, सजा दे दिया जाता है,
लेकिन कानून में तो ऐसा डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानूनों का समान संरक्षण होगा। बोरोड ये जो किया गया है वो बोरो कहाँ गया, कहाँ से, किस कंट्री से लिया गया, फ्रॉम द यूके एंड यूएसए से लिया गया है, ठीक है। ये प्रेरित किया गया है इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ किस कंट्री से लिया गया है, तो आप बोल सकते हैं यूके और यूएसए से। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें देखेंगे कीवर्ड्स क्या क्या है, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सारे किसके बारे में, आर्टिकल 14 के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखिए डिस्क्रिमिनेशन जब हम शब्द की वर्ड की बात करते हैं, जब किसी में भेदभाव करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है कौन, आर्टिकल 15, ठीक है। तो किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से रोकता है, आज तो आप लोग जेनजी हैं बट आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पूछेंगे कि धर्म के, जाति के, नस्ल के, लिंग के और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो वो बताएंगे बहुत ज़्यादा किया जाता है, धर्म हो, जात हो, धर्म हो या रंग के भेस पर, तो इस तरीके से बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो आर्टिकल 15 बोलता है कि आप किसी को भी ना धर्म के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, ना रेस के बेस पर, ना कास्ट के बेस पर, ना सेक्स के बेस पर, सेक्स मतलब यहाँ मेल फीमेल की बात हो रहा है, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे कभी भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, मतलब भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने कंपनी में अपने धर्म वाले को सिर्फ रख रहे हैं और दूसरे धर्म वाले को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके का भेदभाव नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कैसे याद करेंगे, RCSP, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये पाँचों तरीके से आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर आपके साथ किया जाता है तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 15 ये हम लोग को करने से रोकता है, ठीक है। लेकिन स्पेशल प्रोविजंस बनाया गया है, आज भी यूज होता है वोमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स, OBC, EWS के लिए कैटेगरी बना के स्पेशल प्रोविजन के बेस पे इन लोग को स्पेशल राइट्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 15 हो गया। अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए आज के समय आप लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट आप ये मान के चलेंगे कि मुझे भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिला है जितना लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल में बोलता है, आर्टिकल 16 में बोलता है। इसमें क्या बोलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब। देखिए प्राइवेट में अगर सामने वाला अपने रिश्तेदार को रखना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ये बोलना चाहता है कि चाहे किसी भी धर्म जात पंथ का हो उसको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन आज की सच्चाई में बोलूँ कि आज भी भेदभाव चल रहा है, अपने जात वाले अपने धर्म वाले को प्रेफरेंस देते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन आपको मतलब वो दिखता तो नहीं, मतलब ऑफिशियली तो नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली वो करते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरियों में समान अवसर देना, तो ये किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया, आर्टिकल 16 में डिफाइन किया गया है। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है, रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक सेवा, ठीक है। ये कीवर्ड्स है, मतलब रिजर्वेशन मतलब कुछ चीज़ में रिजर्वेशन दे देते हैं जैसे EWS कैटेगरी, ये उसके बेस पे, लेकिन बाकी चीज़ कंडीशन में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो वो दूसरे लोग सिलेबस में पढ़ रहे हैं, सेम एग्जाम देना पड़ेगा सभी को और उसी के बेस पे क्वालिफाई होना होगा। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। छुआछूत की जो आप तो लोग तो नहीं जानते, लेकिन आप अगर अपने दादा दादी से पूछेंगे तब पता चलेगा, तो आपको बताया जाएगा कि छुआछूत कैसा होता है। SC कैटेगरी के लोगों को अपने कुआं से पानी तक नहीं पीने देते हैं, जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते पे झाड़ू लगा, अपने कमर के पीछे झाड़ू लगाते रहे ताकि उनके पैर का निशान ना पड़े। इस तरीके की अनटचेबिलिटी चलती थी, अनटचेबिलिटी चलती थी। तो इसको खत्म किया गया किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 17 के अंदर। तो इस आर्टिकल में बोला गया अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड हो जाएगा और प्रैक्टिस पनिशेबल बाय लॉ। इसका मतलब होगा अस्पृश्यता समाप्त करना है, इसका पालन ना करने वाले को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। और ये इसका एक्ट पास किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसको रट लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, आर्टिकल 18 बोलता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटस। देखिए बहुत से लोग आप देखते होंगे कि जैसे बहुत लोग PhD कर लेते हैं, तो PhD करने के बाद वो अपने नाम के पहले क्या लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं। जैसे PhD किसी मेडिकल फील्ड में या किसी फील्ड में तो डॉक्टर, तो ये एक उपाधि होता है, ठीक है। लेकिन बहुत से चीज़ में आपको उपाधि मिलती तो है, लेकिन अपने नाम के पहले वो उपाधि नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे छूट दिया गया है, जैसे अलाउ किया गया है एकेडमिक में, जैसा कि जहाँ लिखा डॉक्टर PhD, मिलिट्री में जनरल कर्नल, ये लोग क्या है, इन लोग को उपाधि मिलती है तो वो अपने नाम के पहले लगा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जैसे नॉट अलाउड, जैसे राय बहादुर, राजा, नवाब, पहले के समय राजा महाराजा रहते रहे तो वो अपने नाम के पहले लगाते थे नवाब साहब, तो लेकिन आज के टाइम अगर उनके जनरेशन चल भी रहेंगे तो भी वो लगा नहीं सकते नाम।
उपाधि। तो आर्टिकल 18 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 18 हो गया। अब 18 के बाद आपका आता है आर्टिकल 19 टू 22, ठीक है। अब 19 से 22 तक में किसके बारे में कहा गया, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब इक्वालिटी वाली बात तो हो गई थी 14 से 18 के बीच में। अब राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे तो किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया, 19 से लेकर 22 तक में डिफाइन किया गया, ये याद रखिएगा। तो अब इसमें भी देखते हैं वन बाय वन। आर्टिकल 19 क्या कहता है, इसमें 6 तरीके के फ्रीडम्स की बात की गई है, 6 फ्रीडम्स की बात की गई है। पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। अब इन सभी 6 के बारे में अगर हम एग्जांपल से बोलें, देखिए सीधी बात है, आज सोशल मीडिया पे आप लोग अपनी बात रखते हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या गृह मंत्री हो, कोई भी पद पे बैठा उसके प्रति आप अपना एक व्यक्तित्व का मतलब अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में बोलता है, आर्टिकल 90 में बोलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप उसको गाली दें, उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाएं, ये फ्रीडम नहीं देता। लेकिन हाँ, अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हो, विचार जिस चाहे वो अच्छा बुरा है तो अपनी बातों को रख सकते हो। तो ये किस आर्टिकल में डिफाइन करता है, आर्टिकल 19 में। इसमें आर्टिकल 19 में एक और बात बोलता है असेंबली, मतलब सभा बनाना, अपना एक कहीं पे असेंबल करके अपनी बातों को रख सकते हैं। मतलब होता है ना, उस जगह पे लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे सभा बनती है और वहाँ पे आप अपने मंच पर खड़े होकर आप अपना स्पीच देना। तो ये भी आर्टिकल 19 ही बोलता है। आप एसोसिएशन से एक यूनिटी बना सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत लोग आजकल लोग ग्रुप बना लेते हैं, तो ये कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है, आर्टिकल 19 ही तो उनको राइट देता है। नहीं तो गवर्नमेंट कब का ग्रुप, अब जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, तो ये किस आर्टिकल में डिफाइन कर रहा है, आर्टिकल 19 उनको देता है कि आप वो बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आरएसएस है तो वो भी आरएसएस को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 19 बोलता है भाई आप संघ बना सकते हैं, हमारा देश ये फ्रीडम तो देता ही आपको। ये क्या आ गया, नेक्स्ट है इसके अंदर मूवमेंट की बात करें, भारत के किसी भी कोने में आप कहीं पे भी आप घूम सकते हैं फ्रीडम, लेकिन किसी के निजी प्रॉपर्टी जो निजी आवास है उनकी जगह पर नहीं घूम सकते हैं, बाकी किसी पब्लिक प्लेस पे आप जा सकते हैं। किसी भारत के कोने में आप अपने किसी भी स्थान पे अपना घर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। ये जब जो कश्मीर मुद्दा पे आर्टिकल 70 था जो हटाया गया था, तो हमारे देश के अंदर पाकिस्तान कश्मीर को भी अपने देश के वो राइट दिया गया कि वहाँ पे बना सकते हैं, अपने घर फिर रह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रोफेशन की बात करें, किसी तरीके का व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय का मतलब ये नहीं कि आप इलीगल तरीके का व्यवसाय करने लगे। तो ये कुछ 6 तरीके के फ्रीडम दिया गया। अब इसको कैसे याद करो, निमोनिक्स देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, SAMARP, ठीक है, सैम्प्रम, ठीक है। अब ऐसे जैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, या सैम अर्प ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। देखिए 3 तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है इसमें। पहला लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए पूर्व मापी दंड नहीं मिलेगा, जैसे कोई घटना पहले हो चुकी है उसको सज़ा जिस समय, जैसे आपको बोलें जैसे 2020 में कोई ने क्राइम किया, ठीक है, तो उस प्रेजेंट टाइम में जो घटना घटी है उस प्रेजेंट टाइम के लॉ के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, सज़ा मिलेगा। अब 2021 में लॉ बदल गई, तो ऐसा नहीं कि 2021 के हिसाब से फिर उसको लॉ बदल के उसको फिर से सज़ा दिया जाए या सज़ा को बदला जाए। 2020 में अगर उसको सज़ा मिल रही है, क्राइम किया, तो 2020 के अकॉर्डिंग ही जो लॉ होगा उस क्राइम से रिलेटेड वही सज़ा दी जाएगी, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी, दोहरा दंड नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब जब कोई एक क्राइम कर लिया तो उसकी जो सज़ा एक बार मिल गई तो उसके बाद उसको दोबारा सज़ा नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि चलो भाई इसको फिर से सज़ा दिया, भाई वो क्राइम कर ही चुका है, तो ऐसा नहीं, एक बार सज़ा काट लिया तो उस चीज़ के लिए अब दोबारा उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्वयं को विरुद्ध गवाही देना, मतलब खुद ही वो अपने गवाह दे कि हाँ मैंने ये क्राइम किया। अब इसमें अगर ये चीज़ को प्रोटेक्शन ना मिले तो आने वाले समय कई लोग मतलब इस चीज़ से वो हो जाए, शोषण हो सकता है। पूछे कैसे, आपके फैमिली में कोई किसी को मेंटली प्रेशर डाल के आपसे बोले कि आप जाके गवाही दीजिए कि मैंने ही ये क्राइम किया है, तो आपकी इस गवाही को नल एंड वॉइड मानेगा, क्योंकि आर्टिकल 20 बोलता है कि किसी को सज़ा तब नहीं दी जाएगी जब वो खुद ही अपनी गवाह में बोले कि मुझे मैंने किया, ये सज़ा मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए जीने का सभी को अधिकार है, चाहे किसी भी धर्म जात का हो। तो जैसा कि यहाँ लिखा आर्टिकल 21 से रिलेटेड, नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब हो गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार
ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। आप सुने होंगे कि अभी हाल ही में केस हुआ था कि एक व्यक्ति को जहर देकर मतलब वो उसको मारा गया, क्योंकि वो तकरीबन कई साल से पैरालाइज था। तो वो कोर्ट के द्वारा उससे परमिशन लेके उसको फिर जहर देके उसको उसकी मृत्यु दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे वो 10 साल से या कितने साल से पैरालाइज था, लेकिन भाई उसके पेरेंट्स ने कोर्ट से परमिशन लिया, तब ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार होता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, विधि द्वारा, तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही उसको उसकी मृत्यु की गई। ठीक है, एक्सपेंडेड राइट अंडर आर्टिकल 21। अब जैसा कि लिखा है इसमें आर्टिकल 21 में एक्सपेंडेड राइट क्या क्या है? राइट टू प्रिवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू लीगल एड, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्लीप, ये सब उनको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21। मतलब आपकी गोपनीयता बने। अब ऐसा नहीं कि आप किसी की निजी ज़िंदगी को आप छेड़छाड़ करें, तो उसको क्यों? क्योंकि वो बोल सकता है कि हमको राइट है, आर्टिकल 21 बोलता है कि मेरी कोई प्राइवेसी को छेड़े ना। आजकल लेकिन आप देखते हो आपके मोबाइल इतने लोगों के पास शेयर हो जाता है, रैंडम प्राइवेट कंपनी या फ्रॉड कॉल आते हैं, जिसकी वजह से आपकी मतलब जो नंबर है वो चल जाता है। डेटा की बात करें, आपके मोबाइल से जितने भी फोटो वगैरह जो भी हैं वो आजकल शेयर ही हो जाता है। तो प्राइवेसी नाम का कुछ रहा नहीं गया, फिर भी एक राइट मिलता है। डिग्निटी, क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्थ का राइट मिलता है, लीगल राइट मिलता है, शेल्टर का, आवास का, स्लीप का, ये सारे राइट दिए गए हैं आर्टिकल 21 में। अब कुछ अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल 21A बना। इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के बारे में कहा गया कि मतलब आर्टिकल 21A बोलता है कि किस सबके फंडामेंटल राइट्स होता है एजुकेशन का, जो 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। ठीक है, तो किस अमेंडमेंट में हुआ था? एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2002 में, और वहाँ पर आर्टिकल 86 के द्वारा अमेंडमेंट करके उसमें 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को ये बेसिक शिक्षा देने का अधिकार दिया गया, वो भी निःशुल्क। ठीक है, ये सरकारी योजना में आता है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एरर्स और आर्टिकल अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन। ठीक है, डिटेंशन, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। देखिए, जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, जिसमें होता है नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का कारण जानना। भाई जो व्यक्ति गिरफ्तार हो उसको पता होना है किस कारण से मुझे गिरफ्तार किया गया। कंसल्ट लॉयर, वकील से सलाह लेना। इसलिए कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो इसके पास एक मतलब अधिकार होता है कि अपने लॉयर से बात कर सके। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। कभी भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, चाहे पुरुष हो या महिला, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। यदि ऐसा नहीं करता है तो वो पुलिस लॉ का वायलेशन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए 23 से 24 में किसके बारे में कहा गया? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो इसके अंदर वन बाय वन पढ़ते हैं। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिक, मानव तस्करी को रोकना। प्रोहिबिट्स बेगर, फोर्स्ड लेबर, बेगार पर रोक। देखिए बहुत सारे जैसे बंधुआ मजदूर नहीं होता, इस तरीके का शोषण नहीं किसी को कर सकते हैं। ह्यूमन का जो इंसान है उसका तस्करी नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या होता है कि अगर इस तरीके का अधिकार मिल जाता है, इस समय देखते हैं कितनी महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह पे उनका शोषण किया जाता है, किसी ऐसे जगह पे उनको पहुंचा दिया जाए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है, पुरुष का भी होता है। तो इस तरीके से आप देखे होंगे, अगर वो मूवी कौन सा नाम नहीं याद आ रहा है, चलिए, तो इस तरीके से उनका शोषण से रोकना आर्टिकल 23 बोलता है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? आर्टिकल 24 बोलता है नो चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स एम्प्लॉयड इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, आर्टिकल 24 ही बोलता है कि किसी भी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को खतरनाक उद्योग में नियोजित नहीं किया जा सकता, मतलब वहाँ पे काम नहीं कर सकता। यदि ऐसा करते हुए आप देखें तो आर्टिकल 24 की तरह वो वायलेशन होगा। ठीक है, आप पुलिस को कंप्लेन भी कर सकते हैं और बच्चों को छुड़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आर्टिकल 25 से
28 तक के आर्टिकल में क्या कहा गया है? आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। देखिए, धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है। किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 25 में क्या कहा गया? धर्म को मानने और पालन करने और प्रचार करने का स्वतंत्रता मिलती है। आर्टिकल 26 बोलता है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार भी उनको मिलता है। आर्टिकल 26 इसमें रटने वाली चीज़ें और इसमें कुछ खास समझने वाली चीज़ें, बस रिवीजन, जितना वीडियो को रिवीजन में डालेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा आपको। आर्टिकल 27 बोलता है नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी विशेष धर्म के प्रचार के हेतु कर नहीं, मतलब कोई भी धर्म के प्रति आप कोई टैक्स मतलब सरकार नहीं लेती है। ठीक है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 28। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 टू 30। इसमें क्या कहा गया है? 29 में प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया? बहुत से लोकल जो भाषा होते हैं उनकी सुरक्षा करना, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को। ठीक है, तो वो किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया? माइनॉरिटीज़ कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक जो जनता है, यानी हिंदू को छोड़ के बाकी जितने धर्म हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं, ये याद रखिएगा। तो भले उनकी संख्या जितनी भी हो, फिर भी वो हिंदू को छोड़ के बाकी सब लोग माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं। अपनी शैक्षिक संस्था स्थापित और संचालित कर सकते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 30 में कहा गया है। अब आप ध्यान देंगे आर्टिकल 30 के बाद 31 आना चाहिए, लेकिन 31 को स्किप अमेंड करके हटा दिया गया और 32 आ गया। और 32 बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी आर्टिकल 32 बोलता है इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा और हृदय। किस आर्टिकल को कहा गया है? आर्टिकल 32 को कहा गया है। क्वेश्चन पूछता है कि किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 31 को आत्मा और हृदय कहा जाता है। ठीक है, ये बात किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अब फंडामेंटल राइट्स में कुछ 5 रीट्स होते हैं, याद रखिए 5 रीट्स। ठीक है, 5 तरीके के रीट्स हैं, तो आइए 1 बाय 1 जानते हैं। इसके बारे में पूछता है, इसमें ऐसे पूछेगा कि ये जो 5 है 1 2 3 4 5, तो हैबियस कॉर्पस क्या करता है? प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण करना, यानी कि जो बंदा जैसे गिरफ्तार हुआ है उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका होता मैंडमस क्या करता है? वी कमांड। इसका मतलब होता है परमादेश, यानी कि जब कोई व्यक्ति सरकारी पद पर बैठा है और वो काम नहीं कर रहा है, या किसी भी संस्था, सरकारी संस्था होनी चाहिए, वो काम नहीं कर रहा है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, वो आदेश दे सकता है कि आप अपना वो काम करिए जो उनको काम जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, बहुत से सरकारी पद पर बैठ के लोग काम नहीं करते हैं, तो उनको आदेश दे सकता है किस रीट्स की तरफ? मैंडमस। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। कभी कभी क्या होता है, कुछ अधिकारी अपने दायित्व से, अपने राइट से या अथॉरिटी से बियॉन्ड काम करने लगते हैं, तो वहाँ पे प्रोहिबिशन रिट्स जारी की जाती है और उस व्यक्ति या उस सरकारी संस्था के विरुद्ध कि मतलब अपने दायरे में रह के काम करिए। नेक्स्ट है सेरिटोरियरी। इसका मतलब तो है अभिलेखन मांगना। कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी SIR वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि जो आपने वोटिंग लिस्ट से नाम हटाया, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मुझे दीजिए। तो यानी किसी भी सरकारी संस्था से सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय आपसे, वो सरकारी संस्था से वो डॉक्यूमेंट मांग सकता है। किस रिट्स के थ्रू? सेरिटोरियरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यू वारंटो बोलता है वो बाय व्हाट अथॉरिटी। कभी कभी संस्था में जो व्यक्ति बैठा होता है, उस व्यक्ति की जो एलिजिबिलिटी होती है वो डाउट में होता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो ये रिट्स जारी करके पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से आप इस संस्था के जगह पर बैठे हो, इस संस्था पर आप बैठे हो, तो आप उससे पूछ सकता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये सारे 5 रिट्स होते हैं जिसको याद कर सकते हो, HMPCQ। ठीक है, इसमें ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है, जैसे भी याद कर सकते हो।
तो ये आर्टिकल का रिवीजन है, इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है।